Dear students, lecture number 2, Chemical Equilibrium, chapter number 8, New Chemistry book 2025। तो एक एक चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता हम ज़रा देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक तो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के भी बुक्स लिखती हैं, के सी भी लिखती हैं, के पी भी लिखती हैं, के एक्स भी लिखती हैं, के एन भी लिखती हैं। वो यूनिट कौन से हैं उसके मुताबिक हम चलते हैं। और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये दो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस की। ये जो सारा ही है ना, के सी बी और ये एक्टिव मैसेज और सब कुछ लिखा हुआ है, पावर्स वगैरह, तो ये सारे को कहते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। और ये जो के सी होता है इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे, तवाज़न पे हासिल किया जाता है। तो अमोनिया सिंथेसिस है, इक्वेशन लिखी हुई है। अब हमने ये जो अमोनिया है ना, NH3, ये ऊपर लिखना है नोमिनेटर के तौर पे, और ये जो कोफिशेंट है इसे एक्सपोनेंट बना देना है। देख लो, NH3 रेज़ टू पावर 2, N2 रेज़ टू पावर 1 और H2 रेज़ टू पावर 3। ये ज़रा देख लो इस इक्वेशन को। होमोजीनियस सिस्टम है ना, गैसेज हैं सारे। PCl5 होमोजीनियस सिस्टम है। Cl2 PCl3 ऊपर आएगा, देखो ऊपर है। और ये अब स्क्वायर ब्रैकेट भी लगानी है ना, जो एक्टिव मास को मोल पर डीएम क्यूब को रिप्रेजेंट करती है। और PCl5 नीचे लिखना पड़ेगा। N2O5 की डिसोसिएशन, टूटने को कहते हैं ना, ये टूटी है तो NO2 और ऑक्सीजन बनी है। तो हमने O2 NO2 ऊपर लिखा है, लेकिन NO2 की पावर कितनी कर दी, 4, और N2O5 की पावर हमने 2 कर दी। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस सिस्टम होगा ना, तो फिर स्लाइड चेंज चाहिए वहाँ होगी। जैसे सॉलिड गैस के साथ आ जाए तो सॉलिड आपके एक्सप्रेशन में नहीं नज़र आएंगे, फिर उसे यूनिट ही तस्वर किया जाएगा, एक तस्वर किया जाएगा ना। और अगर लिक्विड और गैस आ गई तो फिर लिक्विड नहीं आपने रिप्रेजेंट करने। और अगर सारी गैसें हैं तो शो करोगे एक्सप्रेशन में, सारे लिक्विड आए तो शो करोगे। सॉलिड सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस में यूजुअली होते ही नहीं। तो ये ज़रा देख लीजिए, एक्सप्रेशन लिखना आपको आना चाहिए। वेरी सिंपल, सादा सा काम है, मुश्किल नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो कैसे किए जाते हैं। क्या ऑर्डिनरी स्टेकोमेट्री अप्लाई होती है? तो हमने पढ़ा था नहीं होती। अब देखते हैं क्या करना है। एस्टिक एसिड है हमारे पास, इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल एसीटेट और वाटर है। हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एग्जामिनर ने दे दी हैं, ये दी हुई हैं, देखो लाइन लिख दी है। लेकिन वो कहता है कि ये 5 DM³ में है। तो बेटे हमें एक्टिव मास के लिए मोल पर DM³ निकालने के लिए जितना वॉल्यूम को देगा ना, उसको इस वैल्यूज़ को उस पर डिवाइड करेंगे। देखिए 0.235 को 5 पे, इसको भी 5 पे, इसको भी 5 पे, इसको भी 5 पे, क्या हुआ? आंसर आपके पास आ जाएगा मोल पर DM³ में। और मोल पर DM³ हमें चाहिए, एक्टिव मास में चाहिए ना, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जब हमने वो वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो अब आंसर ये आ गया, आप कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आएगा। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर DM³, ये देखिए एस्टिक एसिड की ये है, इथाइल अल्कोहल की एक्टिव मास ये है, इथाइल एसीटेट की ये है, वाटर की ये है। एक्सप्रेशन अब लिखिए, देखो ना ये वैल्यूज़ लिख दी हैं सारी, ये जो लाइन में लिखी हुई हैं। और आपने एक्सप्रेशन लिखा, वैल्यू सारी पुट कर दी। C2H5 है, ये ज़रा ख्याल कीजिएगा। इथाइल एसीटेट वाटर ऊपर है, एस्टिक एसिड इथाइल अल्कोहल नीचे है। सारी वैल्यूज़ पुट की, क्योंकि हमारे पास जो मोल्स हैं उसका फ़र्क ही नहीं है। 2 मोल्स रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल्स प्रोडक्ट के हैं। डेल्टा n इज इक्वल टू 0 है, यूनिट तो होना नहीं, वैल्यू आएगी। कैलकुलेट करें, 4.03 इसका आंसर आ जाएगा। तो गौर कर लेंगे अच्छी तरीके से कि आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर DM³ में चाहिए न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए। आगे चलते हैं। एक और हमारे पास प्रोपेनोन एसीटोन जिसे कहते हैं, SCN का रिएक्शन हो गया, और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमें बताई हुई है, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट भी बता दिया हुआ है। देखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन 0.0500, ये भी दी है 0। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी आएगी उस पर हम गौर करते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना बन गया, 0.0233। अब ये जो बना है प्रोडक्ट, हमारे पास प्रोडक्ट बना, तो क्या करना चाहिए हमें? ये रिएक्टेंट है SCN और ये
एसीटोन जैसे प्रोपेनोन हम कह रहे हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अगर ये बन गया 0.0233 प्रोडक्ट बना है, तो इनमें कमी आई होगी HCN में और एसीटोन में। कितनी कमी आएगी? इतनी। देखो ये वैल्यू में से यही वैल्यू 0.0233 हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, 0.0500 में से भी वही सब्ट्रैक्ट कर दी। चलो सपोज करते हैं ये हमारे पास A है, ये रिएक्टेंट B है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। जब ये X बन जाएगा ना, तो इन में से वैल्यूज़ में से X को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देख लो, हमने असली वैल्यू जो थी इनिशियल, उसमें से ये माइनस कर दी, असली वैल्यू में से माइनस कर दी, ये आंसर आ गया इसका, ये माइनस करके ये HCN का ये आ गया, और इसका तो उसने खुद बताया हुआ था 0.023, ये लिखा हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई हैं, इनिशियल नहीं हमें चाहिए, हमें रिएक्टेंट भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए अगर आपने KC वैल्यू डिटरमिन करनी है, कैलकुलेट करनी है तो। क्लियर हो गई? इनिशियल का कोई ताल्लुक नहीं है, इनिशियल नहीं, इक्विलिब्रियम, लेकिन आएगी तो वैल्यू आपसे इनिशियल से ना। देखो ये इनिशियल, ये ज़ीरो, ये इतनी बन गई, तो इनमें से दो असली वैल्यू में से निकाल दो, माइनस कर दो, ये जवाब आ जाएंगे। अब वैल्यूज़ पुट करो, प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, लिख दो 0.0233, रिएक्टेंट ये लिखे हुए हैं दोनों नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो। देखो ना हमारे पास ऊपर मोल पर DM क्यूब है, नीचे 2 दफ़ा मोल पर DM क्यूब है, तो फिर क्या बचेगा? पर मोल DM क्यूब, नीचे मोल पर DM क्यूब बचेगा, तो ऊपर जाके पर मोल DM क्यूब हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ज़रा गौर कर लें इस पर अच्छी तरह से, 2-3 बार देख लीजिए। इनिशियल एग्जामिनर ने दी है, प्रोडक्ट नहीं था, फिर कहते हैं प्रोडक्ट भी इक्विलिब्रियम पे है, फिर हमने इसमें से ये प्रोडक्ट की मिकदारें निकालोगे, तब हमारे पास रिएक्टेंट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आएंगी। प्रोडक्ट की एग्जामिनर ने दे दी है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी, एक्सप्रेशन में आंसर आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। KC डिटरमिन करना है, इक्वेशन गिवन है और है भी होमोजेनियस सिस्टम। ये प्रोडक्ट हैं, ज़ाहिर है ये रिएक्टेंट हैं, और प्रोडक्ट में इजाफा होना होता है, रिएक्टेंट में कमी होनी होती है। ज़रा देखते हैं क्या होगा। ये चीज़ें एग्जामिनर दी थी। इनिशियल, हमें इनिशियल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए इक्विलिब्रियम पे। देखेंगे इनिशियल ये भी दे दी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन CO की भी दे दी, ये CO प्रोडक्ट है, ज़रा ख्याल करना। और ये हमारे पास पहला स्टेप, हम देखते हैं क्या करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना, आपने ढूंढ लेनी, जो चेंज आई है ना, इनिशियल चेंज इन इक्विलिब्रियम पे, ज़रा उसको देखना है आपने। देखते हैं क्या हुआ। अब हमारे पास H2 और CO2 रिएक्टेंट है, मोल 1 है, इन दोनों में -x होगा। सपोज करना है अपने x माइनस, और ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इसकी जो मिकदार इनिशियल होगी उसमें +x होगा। चेक कर लेते हैं। H2 10 दिया हुआ है मोल पर DM क्यूब, CO2 रिएक्टेंट 10 दिया हुआ है, तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए -x होगा। प्रोडक्ट दिया हुआ है, 0 वैल्यू थी, ये थी नहीं, तो x आपने इजाफा कर देना, 0 + x आ जाएगा। अब आंसर देखो क्या बना। H2 की मिकदार होगी 10 - x, CO2 की होगी 10 - x, और H2 x होगा और CO भी x होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट में इजाफा होना है, और इनिशियली आपने क्या लेना है, 10 दिया हुआ एग्जामिनर ने, और प्रोडक्ट 0 होना है, बाद में उसकी वैल्यू उसने दे दी है हमें। देखते हैं क्या कैलकुलेट करें। गिवन दैट एट इक्विलिब्रियम CO दे दिए, इसका मतलब CO कौन है? ये x है। CO कौन है? x है। अब इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। 9.47 वैल्यू थी। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ढूंढ लो। कैसे ढूंढोगे? H2 की मिकदार है, उसमें 10 में -x होना है, तो x की मिकदार आपके पास ये देखो 9.47 एग्जामिनर ने दी हुई है, माइनस करके कैलकुलेट कर। CO2 रिएक्टेंट है, क्या होगा? 10 - x की वैल्यू 9.47 दी हुई है, माइनस करके वैल्यू निकाल लें। आगे चलें। H2O क्या है? H2O 0 + x, तो 0 की तो फ़ायदा नहीं होगा, x की वैल्यू 9.47, और CO 0 + x यानी कि x आएगा, तो वो उसकी वैल्यू भी आ गई। फार्मूला अप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऊपर लिख दिए, रिएक्टेंट नीचे, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन स्टेप 2 में आप पता किए बैठे हो, वैल्यूज़ पुट कर दो, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो देख लो कितना आ गया।
ये सॉल्व करते जाएं और केसी की वैल्यू आ गई है 319। तो गौर कर लीजिए, यूनिट क्यों नहीं लिखे, आपने खुद इसके बारे में सोचना है कि इसके साथ यूनिट क्यों नहीं। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है केसी जिसे हम कहते हैं, उसके यूनिट कब होते हैं कब नहीं होते, क्या होने चाहिए क्या नहीं। नॉर्मली तो आम बुक्स में लिखा जाता है कि केसी वैल्यू केसी यूनिट्स आर नॉट यूजुअली शोन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सादा करने के मसले। देखते हैं वजह क्या है। यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ़ डेल्टा एन ज़ीरो है ना, यानी कि डेल्टा एन ज़ीरो का मतलब है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में डिफरेंस ज़ीरो है। कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये देखा H2I2 और 2HI। डेल्टा एन किसके बराबर हो गया, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। 2 प्रोडक्ट के हैं, 2 ही एक ही मोल ये है, एक में 2 ही रिएक्टेंट के, 0। देखो क्या लिखा, HI 2 दफ़ा लिखना था, उसके यूनिट लिख दिए। और H2I2 ये H2 की वैल्यू लिख दी है, यूनिट ये लिख दिए। बताओ क्या यूनिट आएंगे, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है यूनिट लेस होगा अगर डेल्टा एन ज़ीरो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल आ गए ना बराबर, फिर यूनिट नहीं होना उसका। ये तो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेना। इफ़ डेल्टा एन इज इक्वल टू +1, +1 कब आएगा, जब आपके पास प्रोडक्ट एक नंबर रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा मोल्स में। देख लो प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट 1 है, एक नंबर ज़्यादा है। डेल्टा एन कैलकुलेट करो, डेल्टा एन हमने कैलकुलेट किया, +1 वाकई आ गया है। ये NO2 रेज़ टू पावर 2 2 दफ़ा मोल पर DM³ लिखना पड़ेगा। ये लिखा देखो 2 दफ़ा ऊपर। और N2O4 एक दफ़ा मोल पर DM³ उसका यूनिट लिखना पड़ेगा। बचा क्या है, मोल पर DM³। तो उसका डेल्टा एन +1 है, तो कंसंट्रेशन वाले यूनिट हैं। और कंसंट्रेशन वाले यूनिट कौन होते हैं, मोल पर DM³। आगे चलते हैं। इफ़ डेल्टा एन इज इक्वल टू -1, आ तो सकता है ना -1, फिर यूनिट क्या होंगे, 1/, मोल पर DM³, जिसे हम कहते हैं पर मोल DM³, या 1/, कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर -1। ये एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। PCl3 + Cl2 PCl5 बन गया। डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट का मोल जो है 1 है, रिएक्टेंट के 2 हैं, तो -1 आ गया। अब एक्सप्रेशन लिख ली। PCl5 की जगह मोल पर DM³ लिखोगे, नीचे 2 दफ़ा मोल पर DM³ लिखोगे, एक कैंसिल हो गया, बच गया 1/, मोल पर DM³। ऊपर ले जाओ पर मोल DM³। और अगर डेल्टा एन ना +1 है, ना 0 है, ना -1 है, फिर कैलकुलेट करो, चेक करो। मुँह नहीं है, 2 प्रोडक्ट के हैं, रिएक्टेंट के 4 हैं, तो -2 आंसर आता है। इनमें से तो कोई भी नहीं आ रहा। सारी की सारी वैल्यूज़ को चेक कर लो। NH3 रेज़ टू पावर 2 2 दफ़ा यूनिट लिखने पड़ेंगे, और ये 4 दफ़ा लिखने पड़ेंगे। क्या बचा, 1/, मोल पर DM³, मोल पर DM³, मोल रेज़ टू पावर कितना हो जाना है, 2, तो ऊपर जाके हो जाएगा मोल रेज़ टू पावर -2। DM रेज़ टू पावर नीचे होगा -6, ऊपर जाके हो जाएगा +6। ये देखो सॉल्व किया हुआ है। उम्मीद है आप आसानी से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको देख लीजिएगा अच्छे तरह से। ये हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, KC, KP, KN और KX। जब कंसंट्रेशन लोगे, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज लोगे, जब मोल्स लोगे, जब मोल फ्रैक्शन लोगे। कोई सिंपल सी चीज़ है। जो आप यूनिट ले रहे हो ना कंसंट्रेशन के लिए, ये देखो ब्रैकेट बनाइए, बाकी सब कुछ वही है। प्रोडक्ट ऊपर होगा, रिएक्टेंट नीचे होगा, आपको पता है। इसका मतलब CD प्रोडक्ट है, AB रिएक्टेंट है। KP के लिए PCC PDD ऊपर आएगा पार्शियल प्रेशर, और P पार्शियल प्रेशर V रेज़ टू पावर A, पार्शियल प्रेशर B रेज़ टू पावर V आएगा। मोल होंगे तो N के साथ वही चीज़ें सारी आएंगी, X होगा तो X के साथ सारी चीज़ें आएंगी, और उनका रिलेशन भी है। ये देखिए KP डिवाइडेड बाई RT रेज़ टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन आप समझते हैं, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू KC। KP इज इक्वल टू KC RT रेज़ टू पावर डेल्टा एन। KP इज इक्वल टू KN N कैपिटल रेज़ टू पावर डेल्टा एन, और KP इज इक्वल टू KX है ये P रेज़ टू पावर डेल्टा एन। वेयर डेल्टा एन कौन है, CD प्रोडक्ट माइनस AB रिएक्टेंट के मोल लिख के निकाल लो।
इफ़ डेल्टा एन इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर चारों में कोई फ़र्क नहीं है, के पी, के सी, के एक्स, के एन में कोई फ़र्क नहीं। आर गैस कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और प्रेशर जो है पी प्रेशर है ऑफ द सिस्टम, एन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, सारे गिनने हैं। और डेल्टा एन कौन है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ख़ास तौर पे ये 2 नंबर वाला जो फार्मूला है ये आपको आना चाहिए, लाजमी आना चाहिए। ये देखिए इक्वेशन है और उसी के मुताबिक मैंने लिखा हुआ है। और अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना हो, केसी कैलकुलेट करना हो अमोनिया सिंथेसिस का, ये सैम्पल प्रॉब्लम 8.3 है आपकी बुक। ये स्टेटमेंट के मुताबिक हमें बता दी कुछ चीज़ें गई हैं। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी भी हमें बता दिया, सब कुछ बता रहा है। और गिवन कुछ चीज़ें भी दे रहा है, देखिए इक्वेशन भी दे रहा है, केसी भी बता रहा है, टेम्परेचर भी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के पी की डिमांड हमसे कर रहा है। के पी तो फार्मूला भी हमने तैयार कर लिया हुआ है। सोल्यूशन करने लगे तो डेल्टा एन ढूंढ लो। प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के 4 हैं, तो 2 - 4 इज इक्वल टू -2 आंसर हमारा आ जाएगा। ये आ गया -2। अब हमने रिलेशनशिप देखना है, फार्मूला क्या है। ये फार्मूला है, ये अभी हम तैयार कर रहे थे, याद कर रहे थे। के सी की वैल्यू देखो ज़रा है, बिल्कुल है, यहाँ पुट कर दो। आर की वैल्यू है, इधर पुट कर दो। टी की वैल्यू है, पुट कर दो। डेल्टा एन की वैल्यू -2 है, पुट कर दो। और फिर उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो। ये सारा सॉल्व करते जाओ। इस आर टी वाले को अकेले कर लो, नीचे ले जाओ ना तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, ऊपर भी सॉल्व किया जा सकता है। फिर कंप्यूट करो के पी की वैल्यूज़ पुट कर दी। किसकी, ये किसकी वैल्यू थी? 6 × 10⁻², के सी की थी ना, आपको पता है। और ये क्या नीचे हल हमने किया हुआ है, ये आर टी रेज टू पावर -2 थी ना, नीचे ले गए हुए हैं +2 होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है हमने। इसकी वैल्यू 63.5 रेज टू पावर 2 की वैल्यू ये देखो की हुई है कैलकुलेट, 4032.225। और इससे ये आंसर आ गया। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। कंक्लूजन क्या हो गया? डेल्टा नेगेटिव था तो के पी छोटा है के सी से, चलो ऐसे कह लेते हैं के सी बिगर है के पी से, और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। इसको केयरफुली एक एक स्टेप को आपने देखना है, फिर आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये मुश्किल काम नहीं है, तो आसान, लेकिन इसके सीक्वेंस को सीखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि अगर के पी पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट करना हो तो फिर कैसे किया जा सकता है। ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है, इसका एक्सप्रेशन लिखना है, आंसर आ जाना है। ये पार्शियल प्रेशर SO2 का भी गिवन है, O2 का भी गिवन है, और SO3 का भी गिवन है। के पी कैलकुलेट करना है। जस्ट क्या करना है भला, एक्सप्रेशन पहले तो लिखो, वो पी वाला एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर वाला ऐसे ही होगा ना। तो देखो राइट साइड वाइज जो आपके जो SO3 है उसकी पावर 2 है, SO2 की पावर 2 है, PO2 जो है उसकी पावर 1 है। सारी वैल्यूज़ पुट करो, सॉल्व करो, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये फिर आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। तो आपने एक एक स्टेप को चेक करना है, मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है, सिर्फ इसकी सीक्वेंस को फॉलो कर लेना है। क्विक चेक 8.5 है हमारे पास। के सी के पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस बताओ। अमोनिया सिंथेसिस इक्वेशन आ जाए, डेल्टा एन की समझ आ जाए, तो माइनस में आ रहा है तो फिर के सी बड़ा है के पी छोटा है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। PCl 5 है, देखो इसका डेल्टा एन प्लस में आ गया, अब के पी बड़ा है के सी छोटा है। अमोनिया सिंथेसिस क्या हमने के पी कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें पार्शियल प्रेशर दिए हुए हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ये टोटल प्रेशर भी दे दिया, PN2 भी दे दिया, ऑक्सीजन का भी दे दिया। अब हमने क्या किया, पी अमोनिया कैलकुलेट करना है तो टोटल में से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। किसका आ जाएगा? अमोनिया का भी। अब हमने क्या किया, उसका के पी लिख लिया इक्वेशन की हेल्प से। आपको इक्वेशन तो आती है ना, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो देख लो पार्शियल प्रेशर अमोनिया रेज टू पावर 2, नाइट्रोजन रेज टू पावर 1, और H2 का पार्शियल प्रेशर रेज टू पावर 3। सारा आपने सॉल्व करना है वैल्यूज पुट करके, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, खुद करेंगे तो सारा कुछ आपसे हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसके बारे में गौर कर लीजिएगा। ये चीज़ें कुछ देखने वाली हैं।
के पी वर्सेस के सी डिपेंड ऑन डेल्टा एन, और अगर डेल्टा एन ज़ीरो है तो फिर के पी डेल्टा एन लेस देन स्मॉलर देन ज़ीरो है तो के पी स्मॉलर के सी बिगर। और ये यूनिट ऑफ के पी वेरी करते हैं स्टेकोमेट्री की बुनियाद पर पास्कल भी हो सकते हैं, पास्कल रेज टू पावर -2 भी हो सकते हैं। पार्शियल प्रेशर जो होते हैं उसके यूनिट सेम होंगे, ये ना हो कि एक पास्कल में गिवन हो एक एटमॉस्फेयर में तो दोनों को ये पास्कल करना है या दोनों को एटीएम बनाना है, ये भी ख्याल करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।